हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसकी हेडिंग है द लिविंग वर्ल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर की हेडिंग में जो इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है लिविंग वो एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि लिविंग कौन होते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हमें लिविंग के बारे में ही स्टडी क्यों करनी है। इसका आंसर ये है बेटा कि हमारी ये जो बुक है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी बुक में हम लिविंग के बारे में ही स्टडी करते हैं। लिविंग की लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। कैसे पता चला कि हम लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे? तो बायोलॉजी वर्ड को अगर मैं स्टडी करूं तो बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग, और ये जो लॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो मैं अगर डेफिनेशन बनाऊं बायोलॉजी वर्ड की, तो डेफिनेशन ये बनेगी, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द लिविंग। और लिविंग में भी हम ये पढ़ते हैं कि एक लिविंग की लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वो किस हैबिटाट में देखने को मिलता है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे देखने को मिलता है। ये सारी बेसिक बातें हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि लिविंग क्या होते हैं, तभी तो हमें बायोलॉजी समझ में आएगी। देखो बेटा, आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर सकते हो कुछ फीचर्स के बेसिस पर। मतलब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लिविंग में ही देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलते हैं। तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जिनमें ये फीचर होंगे वो तो लिविंग होंगे, जिनमें नहीं होंगे वो नॉन लिविंग होंगे। जैसे कि लिविंग जो है वो टाइम के साथ में ग्रो करते हैं, उनकी हाइट, उनकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन नॉन लिविंग, जैसे कि आप जिस बुक से स्टडी कर रहे हैं, वो बुक जो है वो टाइम के साथ में खुद से इंक्रीज नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि खुद से ही उस बुक के जो है वो 10 पेज 20 पेज इंक्रीज हो गई। तो लिविंग जो है उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ग्रोथ में भी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। जैसे कि प्लांट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट में पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन एनिमल ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्रोथ में अगर मैं डिफरेंस करूं, तो यूनिसेलुलर जो एक सेल का बना है, मल्टी सेलुलर जो मल्टीपल सेल्स का बना है। यूनिसेलुलर जो एक सेल का बना है उसमें जैसे ही ग्रोथ होगी वो अपने आप को डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो सेपरेट प्रोसीजर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिविंग में और नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि एक सैंड ड्यून्स, रेत का टीला अभी इतनी हाइट का है, कुछ टाइम के बाद में हवा चली, विंड चली, और बहुत सारी सैंड जो है वो इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट हो गई, और सैंड ड्यून्स की हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई। लिविंग में भी तो ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन बेटा लिविंग में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक, हमारे में ऐसा थोड़ा है कि हमारी हाइट जब बढ़ी है तो बाहर से आकर के कुछ चिपक गया। हमारे में इंटरनल सेल जो है वो डिवाइड होती है और फिर ग्रोथ होती है। लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, बाहर से होती है। ऐसे ही माउंटेन जो है उस पर अगर बर्फ जो है, आइस जो है, उसका डिपोजिशन हो जाए तो उसकी भी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन नॉन लिविंग में ग्रोथ बाहर से होगी, लिविंग में ग्रोथ जो है वो इंटरनल होगी। तो ये कुछ डिफरेंस है ग्रोथ के बेसिस पर। अब आपको एक टर्म समझाती हूं मैं। कहीं आप अगर आपको एक टर्म देखने को, कहीं पर अगर आप एक टर्म देखो डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ये होता है कि वो फीचर जो लिविंग में प्रेजेंट है, लेकिन विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो, उस फीचर को हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। तो हमने लिविंग का जो फर्स्ट फीचर देखा ग्रोथ, वो लिविंग में तो प्रेजेंट है ही, लेकिन नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसी की जगह ये आ जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो देखो लिविंग जो होते हैं उन्हीं में सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। इसके बाद में अगर मैं सेकंड बात करूं लिविंग के जो फीचर्स हैं उनमें, तो रिप्रोडक्शन होता है।
रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग अपने जैसे ही जो प्रोजेनी है उसको जन्म देता है। जैसे ह्यूमन के ह्यूमन होगा, मंकी के मंकी होगा, पिग के पिग होगा। प्लांट में भी अगर हम देखें तो मेज का प्लांट है तो उसमें जो सीड बनेंगे उसको जब हम उगाएंगे तो मेज का प्लांट ही बनेगा, ऐसा नहीं बरगद का पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन और ये लिविंग में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? तो ऐसा नहीं है। देखो, एक लिविंग है म्यूल। म्यूल जो है वो नेचुरल इस अर्थ पे प्रेजेंट नहीं था, इसको साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली क्रॉस करके बनाया है। कैसे क्रॉस करके बनाया है? मेल तो डंकी ले लिया और फीमेल हॉर्स ले ली, इसमें क्रॉस करके म्यूल को बनाया है। तो इसमें क्या है कि जब जब हमें म्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है दो म्यूल में क्रॉस करवाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया और नया म्यूल जो है वो जनरेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मेल डंकी और फीमेल हॉर्स में क्रॉस करवाना होगा, तब जाकर के म्यूल का प्रोडक्शन होगा। तो अगर हमें दूसरा म्यूल बनाना है तो हम म्यूल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा करके म्यूल पैदा नहीं कर सकते। मतलब सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं। उस मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक मधुमक्खी जो है, जो क्वीन बी होती है, उसी को पावर होती है रिप्रोडक्शन करने की। बाकी जो बीज होती हैं वो वर्कर हनी बी होती है, उनको पावर नहीं होती है। तो मतलब वर्कर हनी बी जो है उनमें भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, उनमें भी बच्चे नहीं होते हैं। तो अभी मैंने बोला कि लिविंग का वो फीचर जो सभी लिविंग में देखने को मिले उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। तो रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। समझ में आई बात? इसके बाद में थर्ड फीचर होता है मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा, जो लिविंग होंगे उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होती रहती है। केमिकल रिएक्शन मतलब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन करना और कैटाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। इन दोनों को मिलाकर के ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शन सिर्फ लिविंग की बॉडी में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलती है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। इसके अलावा एक फीचर होता है लिविंग का कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि बाहर से कुछ भी रिस्पॉन्स, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग लिविंग जो है वो चेंज करे। कैसे समझाओगे इस चीज को? देखो, ह्यूमन तो कर ही देगा, वो तो आपके समझ में आ ही जाएगा। जैसे मेरी बॉडी पे कहीं पर कुछ गर्म लगा तो मैं रिएक्ट करूँ, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है, एक प्लांट जो है अगर उसके आसपास वाटर की कमी है तो जब पीक टाइम होता है आफ्टरनून का, उस टाइम में वो अपनी लीफ को थोड़ी सी कर्ल कर लेता है ताकि स्टोमेटा कम ओपन हो और जो वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा से वो कम देखने को मिले। तो ये प्लांट जो है उसको तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन उसने अपने आसपास की कंडीशन को देखा, उसके अकॉर्डिंग उसने कॉन्शियसनेस शो की। तो सभी लिविंग में कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। और लिविंग होने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि लिविंग में सेल होना जरूरी है। जिसमें सेल नहीं होगी उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है वायरस। वायरस में एक भी सेल नहीं होती है, इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्योंकि वायरस खुद के लेवल पे खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग की बॉडी में एंटर करेगा वैसे ही उस लिविंग की मशीनरी को यूज करके अपने आप की कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 5 फीचर बता दिया आपको। एक तो मैंने बताया ग्रोथ, एक बताया रिप्रोडक्शन, एक मेटाबॉलिज्म, एक कॉन्शियसनेस और एक सेल, जिसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। इन 5 फीचर के बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ जो है वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है, और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि सभी लिविंग में नहीं देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल जो है वो डिफाइनिंग फीचर होते हैं क्योंकि ये सभी लिविंग में देखने को मिलते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिविंग टर्म के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दिया है। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। साइंटिस्ट का नेम है अर्नस्ट मेयर।
इस वर्ल्ड में जब जब टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनेगी तब तब अर्नस्ट मेयर का नाम आएगा। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में ये एक है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। मतलब इन्होंने कुछ तो तूफानी किया होगा। तो तूफानी इन्होंने ये किया है कि आज हम बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, वो डेफिनेशन इन्होंने दी थी। क्या बताया था इन्होंने कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हैं और आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्पीसीज के हैं या नहीं हैं, तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने दो। मान लो दो लिविंग के बीच में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो इनका बच्चा बना, अगर उस बच्चे में पावर है अपना बच्चा पैदा करने की, तो हम ये बोलेंगे कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी स्पीसीज की। ठीक है। इसके अलावा ये 100 साल जिए थे। 1904 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको साइंस के एरिया में इनको साइंस के एरिया में 3 अवार्ड मिले थे और इन तीनों अवार्ड को मिला करके ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये 3 अवार्ड हैं बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और क्रैफोर्ड प्राइज। ठीक है। अब हम चैप्टर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो चैप्टर की हेडिंग में जो टर्म है वो तो मैंने आपको समझा दी। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। तो फर्स्ट लाइन है चैप्टर की, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। इस अर्थ पे लिविंग की इतनी वैरायटी है जिसको लेकर के इंसान को ये लगता है कि कितनी ज़्यादा वैरायटीज प्रेजेंट हैं, कितना ज़्यादा वंडरफुल है ये लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। लिविंग की ये जो वाइड रेंज देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के लिविंग देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब जो नॉर्मल नहीं है, वो एरिया जो नॉर्मल नहीं है वहाँ भी हमें लिविंग देखने को मिलते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, या फिर बिल्कुल लो टेम्परेचर है, या फिर बिल्कुल गर्म टेम्परेचर है, या बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, उन सब एरिया में लिविंग देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स वाले एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर भी हमें लिविंग देखने को मिलते हैं जो हमें स्पीचलेस छोड़ देते हैं। मतलब हमारे पास वर्ड्स नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। The beauty of a galloping horse or the migrating birds, the valley of flowers or the attacking sharks evoke awe and a deep sense of wonder. जब हम इन सारे वैरायटी को देखते हैं, भागते दौड़ते हुए जो घोड़े हैं उनको, माइग्रेटिंग बर्ड्स को, हम फ्लावर्स की विभिन्न वैरायटी है वैली ऑफ फ्लावर्स में उनको, या फिर शार्क अटैक कर रही है किसी लिविंग पर उसको, तो ये हमें सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है कि इस अर्थ पे जो लिविंग है उनमें आपस में कोऑपरेशन भी है और उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट भी है। मतलब एक दूसरे से वो कंपटीशन भी कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है। इन सब के बेसिस पे ही ये अर्थ पे जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, देखो बेटा, तो दो टर्म होती हैं, एक पॉपुलेशन टर्म होती है और एक कम्युनिटी टर्म होती है। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आप ऐसे मान लो कि ह्यूमन की पॉपुलेशन या फिर काऊ की पॉपुलेशन, ये तो है पॉपुलेशन। सिमिलर स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुपिंग को बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है। और कम्युनिटी हम बोलेंगे अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप को बोलेंगे कम्युनिटी। जैसे कि मान लो एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर ह्यूमन की पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे काऊ की पॉपुलेशन भी है, वहाँ के डॉग की पॉपुलेशन भी है, वहाँ पर हॉर्स की पॉपुलेशन भी है, बफेलो की भी है, बर्ड की भी है। इन सारी पॉपुलेशन को मिला करके हम कम्युनिटी टर्म देंगे। तो बोला गया है कि पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी कोऑपरेशन भी होता है, कन्फ्लिक्ट भी होता है। सेम इसी तरीके से कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन होती है उनमें भी कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन होता है। ठीक है। ये वैरायटी की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक सेल को व्यू करें, जो लिविंग की बेसिक यूनिट होती है, उसको अगर हम अंदर जा करके देखें, सेल में भी अगर हम व्यू करें, तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स तो होते हैं,
मतलब सेल जो है ना वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जैसे लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये सारी चीज़ें हमें जो हैं वो हमें बताती हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी या कितना ज़्यादा डिफरेंस प्रेजेंट है, कि कैसे एक सेल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। फिर हम देखते हैं कि कैसे लिविंग की जो बॉडी दिखती है उसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर के लिविंग की बॉडी बना देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल लगती हैं। इन सबको देखने के बाद में लगता है वॉट इंडीड इज लाइफ, कि रियल में लाइफ है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। ये जो क्वेश्चन किया गया है कि रियल में लाइफ है क्या, इसमें दो क्वेश्चन जो हैं वो बिना बोले ही छुपे हुए हैं। पहला तो है टेक्निकल and seek answer to what living as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस के बारे में, कि भाई लिविंग किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। दूसरा है फिलोसॉफिकल, ठीक है, जिसमें पर्पज पूछते हैं कि जो लिविंग है उनकी लाइफ का पर्पज क्या है। अब हम यहाँ पे साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो हमें फिलोसॉफिकल के बारे में तो आंसर देने की ज़रूरत है नहीं। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि लिविंग होते क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम इस बात पे फोकस करेंगे कि लिविंग क्या है, ठीक है। लेकिन अभी एनसीईआरटी में इस वाले टॉपिक को हटा दिया है, लेकिन इस टॉपिक में जो भी बेसिक बातें थी वो मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ये समझ लेना कि ये टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग जो है वो आपके क्लियर हो जाए। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में कितनी टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मतलब कितने वेराइटी के लिविंग जो है वो इस अर्थ पे प्रेजेंट है। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपको बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेंगी। जैसे कि किस किस फॉर्म में, बी इट पोटेड प्लांट्स, जैसे कि आसपास में आपके गमले रखे हैं उनमें पेड़ लगे हुए हैं तो उनमें आप देखो कैसी वैरायटी है। इंसेक्ट, जो इंसेक्ट आप देखोगे उनमें देखो कितनी वैरायटी है। बर्ड्स आप देखो अपने आसपास, योर पेट्स, जो पालतू आपने पाल रखे हैं उनको आप देखो, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आप अपने आसपास जब इन सबको देखोगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी लिविंग की देखने को मिलेंगी। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी with your naked eye but they are all around you। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर भी वो आपके आसपास प्रेजेंट हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप सबको पता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase। एक एरिया है, जैसे जैसे आप अपने आसपास के एरिया को इंक्रीज करते जाओगे आप लिविंग की जो वैरायटी है या फिर जो रेंज है उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे लिविंग की वैरायटी जो है वो इंक्रीज होंगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it। जब आप एक घने जंगल में जाओगे तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के और भी ज्यादा नंबर जो है वो आप संभवतः देख पाओगे। Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। जो भी आप अलग टाइप का प्लांट देख रहे हो, एनिमल देख रहे हो, ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, वो एक अलग स्पीसीज को डिनोट करता है। देखो बेटा दो टर्म होती हैं, एक टर्म होती है स्पीसीज और एक टर्म होती है ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। जैसे मैं जो हूँ और आप जो हो वो अपने अपने लेवल पे हम एक एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम हमारी जो स्पीसीज है वो सिमिलर है। हम सब क्या हैं, होमोसेपियंस है। तो ये समझ में आया। जैसे मान लो दो काऊ है तो ये दोनों अपने अपने लेवल पे तो क्या है, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों की स्पीसीज क्या है, सिमिलर है। क्या होती है स्पीसीज की डेफिनेशन, पहले भी मैंने जो उसका चैप्टर का फर्स्ट वीडियो उसमें बता रखा है कि अर्नस्ट ने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने ये बोला था कि जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप फ्रीली इंटरब्रीड करने दो, अगर उनके बच्चे फर्टाइल हों तो उनके पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे कि एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। तो स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म मैंने आपको डिफरेंस बताया। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। अब तक स्पीसीज की जितनी
नंबर्स को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, मतलब उनके बारे में हमने सारी बेसिक बातें पता कर ली कि ये स्पीसीज किस हैबिटाट में रहती है, कैसे रिप्रोडक्शन करती है, कैसे न्यूट्रिशन लेती है। इन सब को हमने अब तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में जान लिया है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नाम को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। लिविंग की कितनी वेराइटी प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे लिविंग की कितने नंबर और टाइप प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिज्म के, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। नाम से ही पता चल रहा है हमें। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे जो हैं वो हमें न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई रेगुलरली होते रहेंगे। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस अर्थ पे मिलियंस की संख्या में प्लांट और एनिमल प्रेजेंट है। We know the plants and animals in our own area by their local name. जो भी प्लांट और एनिमल प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे, जिनमें से कुछ हमारे लोकल एरिया में भी होंगे, जिनको हम अपने लोकल एरिया में लोकल नेम से जानते हैं। These local names would vary from place to place. ये जो लोकल नेम है ना, वो हो सकता है हम अपने एरिया में उस प्लांट को किसी और नाम से जानते हो और वो ही प्लांट जो है वो किसी अदर एरिया में दूसरे नाम से जाना जाता हो। इवन विद इन ए कंट्री, और अगर हम कंट्री में भी देखें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो सकता है हम जिस प्लांट को जिस नाम से जान रहे हो सकता है दूसरी कंट्री में उसको और ही किसी नाम से जान रहे हो। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. तो ये चीज क्या करेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सिमिलर नेम है। जैसे एक आलोक नाम है, उस नाम के हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं। और मान लो बाहर से जो है वो बुलाने आता है पियोन और बोलता है कि आलोक को बुलाया गया है। तो 10 के 10 जो आलोक नाम के बच्चे हैं वो सोचेंगे मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, किसको बुलाया। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो कॉमन नेम होते हैं, लोकल नेम होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से हम जो बात करना चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म के बारे में वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उसको कुछ और समझ रही हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, किसी और कंट्री के मेंबर से बात कर वो कुछ और समझ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना लिविंग, उन सबका हमें एक यूनिक नाम देना होगा और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ये यूनिक नेम जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक का ही होना चाहिए। जैसे ये डिसाइड कर दे कि आलोक नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही पर्सन का होना चाहिए, सेम ऐसी बात की गई है। ठीक है ना, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम होमोसेपियंस हैं, तो हम ही होमोसेपियंस हैं, इसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म को होमोसेपियंस नाम नहीं दिया जा सकता है। ये क्या करेगा, कंफ्यूजन को दूर करेगा। जो कंफ्यूजन लोकल नेम की वजह से हुआ ना, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सब पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों को पता रहेगा कि होमोसेपियंस तो ह्यूमन होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई होमोसेपियंस की बात करेगा तो सामने वाला पर्सन पहचान जाएगा अच्छा ह्यूमन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है नोमेनक्लेचर। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके नेमिंग को लेकर के हमें कुछ स्टैंडर्ड जो हैं वो बनाने चाहिए, ताकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो पूरे वर्ल्ड में सेम नेम रह सके। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, that is identification. और नाम हम परफेक्टली तभी दे पाएंगे जब उस लिविंग के बारे में हमें सारी बेसिक बातें अच्छे से पता हो, मतलब उसका हमने आइडेंटिफिकेशन सही किया हो। मान लो एक प्लांट है, ठीक है, और हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एनिमल की तरह, तो फिर उसको हम करेक्टली नाम कैसे दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन परफेक्टली होना जरूरी है, तभी जाकर के उसको परफेक्टली नाम दिया जा सकता है। जैसे कि एक स्कूल में बच्चे आए
तो उसका हमने परफेक्टली आइडेंटिफिकेशन किया ना कि बच्चा जो है वो 4th क्लास पास करके आया है, मतलब 5th में जाना चाहिए। हमने सिर्फ बच्चे को देखा और पकड़ करके 12th क्लास में बिठा दिया, तो हमने परफेक्टली आइडेंटिफिकेशन नहीं किया ना, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी जा करके हम नेमिंग बढ़िया से कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism। इसी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने साइंटिफिक नेम देने का, ईच ऑर्गेनिज्म को जो नाम देने का है उसके बहुत सारे प्रोसीजर क्या किए हैं, एस्टेब्लिश किए थे। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि ऑल ओवर बायोलॉजिस्ट जो हैं उसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature। अगर प्लांट को हमें नाम देना है तो उसके लिए कुछ कोड डिसाइड किए हैं, कुछ प्रिंसिपल क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं जो ICBN में प्रोवाइडेड है। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि एनिमल्स को नेम कैसे देंगे। तो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने भी जो एनिमल है उनको नाम देने के लिए कुछ कोड डिसाइड किए हैं, जिसको बोलते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन। साइंटिफिक नेम इस बात को एंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म जो है उसका केवल एक ही नाम। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। ऑर्गेनिज्म का अगर हमने बढ़िया से डिस्क्रिप्शन तैयार किया है ना, इस अर्थ के किसी भी कोने में जो पर्सन बैठा है वो इनेबल रहेगा कि सेम नाम तक वो पहुंच जाए। They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism। और जब ये नाम दिया जाता है तब इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि ये जो सेम नेम है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज ना किया जाए। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to non-organism। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं जो साइंटिफिक नेम देने के रूल बने हुए हैं। और ये जो कॉमन रूल है इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिन्होंने कुछ रूल बताए थे कि हर लिविंग का जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम है वो 2 वर्ड का होगा। फर्स्ट वर्ड जो है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वर्ड उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो ऑलवेज स्मॉल में। और दोनों को अगर हम हाथ से लिख रहे हैं सेपरेट लिख करके अंडरलाइन करेंगे, और दोनों जो हैं उसको अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, हर नाम जो है उसके 2 कंपोनेंट होंगे, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाम में 2 कंपोनेंट हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नेमिंग सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में बायोलॉजिस्ट जो है वो यूज करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। नाम जो है वो 2 वर्ड का बना होगा तो ये सबको आसान लगा कि हाँ चलो 2 नाम वाला प्रोसीजर है तो उसको कोई फॉलो कर सकता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। मैंगो का एग्जांपल देकर के समझाया गया है ताकि ये साइंटिफिक नेम के जो भी प्रोसीजर है वो हमें और अच्छे समझ आ जाए। Scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial nom। In this name, Mangifera represent the genus, while indica represent a particular species or specific epithet। कुछ और रूल्स है नोमेनक्लेचर के, वो इस तरीके से है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, लैटिन से तो वर्ड लिए जाएंगे और रिटर्न किया जाएगा इटैलिक्स में। अगर डायरेक्टली लैटिन से वर्ड नहीं उठाए तो जो वर्ड हमने यूज कर रहे हैं उसका हम लैटिनिसाइज्ड करेंगे, मतलब लैटिन में उस वर्ड को, जैसे मान लो मैं एक लिविंग को चेयर नाम देना चाहती हूँ। अब चेयर नाम तो इंग्लिश का हो गया तो ये तो दे नहीं सकते, तो चेयर को लैटिन में क्या बोलते हैं वो वर्ड मैं उठाऊंगी फिर उस लिविंग के लिए यूज करूंगी। इस प्रोसीजर को बोलते हैं लैटिनिसाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, या तो डायरेक्टली लैटिन लैंग्वेज से उठा लेंगे या फिर हम उसका लैटिनिसाइज्ड करेंगे।
फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट। दोनों ही वर्ड्स जो हैं बायोलॉजिकल नेम में जब हैंड रिटन किया जाएगा सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं और जो इटैलिक्स में उनको प्रिंट करवा रहे हैं ये उनके लैटिन ओरिजिन को शो करता है। First word denote the genus start with a capital letter while the specific epithet start with a small letter। तो इस तरीके से हम मैंजीफेरा इंडिका को एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम के पीछे एक साइंटिस्ट का नेम भी लिखा होता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो नाम है वो इन साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, लेकिन इन साइंटिस्ट के नेम के बारे में कुछ रूल है, ना तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं, ना हम इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ना पूरा नाम लिखते हैं, सिर्फ एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको शुरुआत में बोला कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को हमने क्या कर लिया है, डिस्क्राइब कर लिया है। तो इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना आसान नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो हम कुछ ऐसा प्रोसीजर करें कि इन सबको हम पढ़ भी पाएँ और हमें प्रॉब्लम भी ना हो। इस प्रोसीजर को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उन सबके हम क्या बना दें, ग्रुप बना दें। जैसे एक स्कूल में मान लो 1000 बच्चे हैं, अब एक एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, जिनकी सिमिलर सिमिलर एज ग्रुप और सिमिलर सिमिलर क्लास में है उसके अकॉर्डिंग उनके क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए, क्लास बना दी, तो पढ़ाना आसान हो गया। सेम कहानी यहाँ पे है। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी जो है उसको हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग, कैट और इंसेक्ट। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group। बोला गया है कि जब हम प्लांट एनिमल का नाम लेते हैं तो हमारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो जब भी हम कैट का, डॉग का नाम लेंगे तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किस में रखना है। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs, not cats। इतना पता है कि जब डॉग की बात होगी डॉग को ही देखेंगे, कैट को नहीं देखेंगे। Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about। ये क्या होता है, एक ब्रीड होती है डॉग की। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो आप किसकी बात कर रहे हो आप समझ जाओगे। सिमिलरली, सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर। आप समझ जाओगे कि जिनकी बॉडी पे हेयर है, जिनके बाहर जो है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो मैमल्स में आते हैं। Likewise in plants, if we try to talk of wheat, अगर हम wheat की बात करें, the picture in which of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant। तो wheat का ही plant आएगा माइंड में, चावल का या दूसरा plant नहीं आएगा। Hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal are convenient categories we use to study organism। The scientific term for these categories is used as taxa। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels। प्लांट्स जो हैं वो भी एक टैक्सा को बनाते हैं, वीट जो है वो भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा। But you know that a dog is a mammal and mammals are animals। Therefore, animals, mammals and dog different taxa at different levels। ठीक है, हर जो टर्म आपने यूज़ की वो एक तरीके से कैटेगरी है और उसको हम कॉमनली टैक्सा नाम से जान जाते हैं। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa। जैसे स्कूल में बच्चों को अलग अलग क्लास में बांटा, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई कर सकते हैं।
और ये प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम कुछ बेसिस यूज करते हैं जिसके बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल फीचर along with the structure of cell development process ecological information of organism, ये बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। इसके अलावा टैक्सोनॉमी के बेसिक हैं कि हम लिविंग को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो किस बेसिस पर कर रहे हैं, तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले उस लिविंग के हमें कैरेक्टर्स को लिखना होता है, फिर उनके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं किस किस के कैरेक्टर सिमिलर है, उनको हम एक ग्रुप में रखें। तो फिर आइडेंटिफाई किस करने के बाद में उनको इस ग्रुप में रख देते हैं, क्लासिफिकेशन। फिर लास्ट में उनका नाम दे दिया जाता है जो साइंटिफिक नेम होता है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। तो ये स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ऐसा नहीं है टैक्सोनॉमी अभी डेवलप हुआ है साइंस के बाद में, नहीं नहीं। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो हमेशा से बहुत अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म को उसके यूज के बेसिस पे, उसके रेफरेंस के बेसिस पे जो है वो उनको क्या करता था, क्लासिफाई करता था। पहले के दिनों में ह्यूमन बीइंग्स जो है वो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के बेसिस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता था, क्लासिफाई करता था। Hence, the earliest classification were based on the usage of various organisms. तो शुरुआत का क्लासिफिकेशन सिर्फ यूजेज पे था, क्या यूज हो रहा है। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also the relationship among them. ह्यूमन ने बहुत हमेशा से कोशिश की है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ढूंढता तो रहूं, लेकिन मैं ये भी पता करता रहूं कि किस ऑर्गेनिज्म का किससे कैसा रिलेशन है। और ये ब्रांच जो रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है, रिलेशनशिप को पता करने में हेल्प करती है, ये स्टडी की ये ब्रांच जो है वो सिस्टमेटिक्स होती है। सिस्टमेटिक वर्ड जो है उसको लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस जो है वो सिस्टेमा, लीनियस ने सबसे पहले सिस्टेमा वर्ड का यूज किया था अपने, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उसके टाइटल में सिस्टेमा नेचुरा। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. बाद में सिस्टमेटिक्स का जो एरिया है वो डेवलप हो गया, मतलब सिर्फ उसमें रिलेशनशिप को ही एस्टेब्लिश करने में ध्यान नहीं रखा गया, ये भी ध्यान रखा गया कि टेक्सोनोमी में जो जो बेसिस है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर हम इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, इसको एस्टेब्लिश करने में सिस्टमेटिक ब्रांच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, देखो लिविंग को टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में अरेंज करने का बेसिक रीजन ये है कि हम जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम एक एक ग्रुप में रख सके, ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो सके। सो लिविंग को टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में अरेंज करने का बेसिक रीजन यही है कि लिविंग की जो स्टडी है उसको इजी बनाया जा सके। अभी जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं और हमें इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज का सीक्वेंस एज इट इज़ याद होना चाहिए। इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट होती है स्पीसीज, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। फिर स्पीसीज मिलकर के बनाते हैं जीनस, जीनस मिलकर के बनाते हैं फैमिली, फैमिली मिलकर के बनाते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर के बनता है क्लास, और क्लास मिलकर के बनता है तो फाइलम या फिर डिवीजन। अगर हम एक एनिमल को इन 7 कैटेगरीज में रख रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ करेंगे फाइलम, और अगर हम एक प्लांट को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे डिवीजन, और फिर फाइलम और डिवीजन मिलकर के बनाते हैं किंगडम। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरीज जो है इनका सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद रखना है। किंगडम जो है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर ये एरो इस तरीके से हो जाए तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इन 7 टैक्सोनोमिक कैटेगरीज का असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है उसको टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद होना चाहिए कि इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज को एज इट इज़ इसी सीक्वेंस में याद करना है। और दूसरा मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो तो डिक्रीज होते हैं और जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मैं एक एक टेक्सोनोमी कैटेगरीज के बारे में आपको चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा, ये 7 टेक्सोनोमी कैटेगरीज जो हैं वो आपको समझाई गई हैं 2 एग्जाम्पल दे करके। जैसे कुछ एनिमल के एग्जाम्पल ले लिए, कुछ प्लांट के एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन है इस टॉपिक की, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं जिनको हायरार्की ऑफ स्टेप बोलते हैं, और हर स्टेप जो है वो एक रैंक या कैटेगरी को डिनोट करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. अब ये सारी जो कैटेगरी हैं वो टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, तो इन कैटेगरी को टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोल देते हैं, और सारी कैटेगरीज मिलकर के टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती हैं। ये जो हर कैटेगरी है, जो अभी 7 कैटेगरी बताई ना आपको, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, फिर क्लास हो गया, उसके बाद में ऑर्डर हो गया, फिर फैमिली हो गया, फिर जीनस हो गया, फिर स्पीसीज हो गया, ये सारी कैटेगरी जो है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं क्लासिफिकेशन की। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, तो हर कैटेगरी जो है वो एक रैंक है, एक लेवल है, और इस रैंक कैटेगरी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टैक्सोन, और उसका प्लूरल होता है टैक्सा। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. ये जो taxonomic categories हैं इनको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। Insect represent a group of organisms sharing common features. इंसेक्ट एक ग्रुप है जिसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें ये फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, मतलब लेग्स जो हैं उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट है और उनके 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्निजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। इंसेक्ट एक कैटेगरी हो गई, उसमें हम उनको रखेंगे जिनमें 3 जोड़ी पैर हैं, वो भी जॉइंटेड है, तो इंसेक्ट क्या हो गया, एक रैंक और कैटेगरी हो गई। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आप इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का कोई और ग्रुप जो है उसका नाम भी बता सकते हो। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ठीक है, ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं ये स्पेसिफिक किसी लिविंग के लिए जो हैं वो डिनोट की गई हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर जो है वो इनको रखा गया है। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, प्लांट्स के लिए, और फाइलम एनिमल के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। बोला गया है कि किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को अगर आपकी उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करनी है तो आप इन 7 कैटेगरीज में उनको रख दोगे। All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as the lowest category. सबसे smallest unit जो होती है classification की वो होती है species. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को आप वेरियस कैटेगरीज में कैसे रखेंगी। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. इसमें क्या हेल्प करता है कि आपको उस ग्रुप के कॉमन कैरेक्टर्स फीचर्स पता होने चाहिए, तब जा कर के आप ये अरेंजमेंट कर पाओगे। जैसे स्कूल में जो बच्चे हैं उनका आपने अलग अलग क्लास में जो डिवीजन किया वो किसके बेसिस पे किया, आपको ये इन्फॉर्मेशन थी कि 5th क्लास में वही बच्चे बैठेंगे जो 4th क्लास पास करके आए हैं या फिर लगभग लगभग एक सिमिलर एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो आपको 5th क्लास के फीचर्स पता है कि 5th क्लास में कौन आएगा जो 4th क्लास पास करके आया है। सेम इसी तरीके से लिविंग को आपको अरेंज करना है तो आपको उस ग्रुप के कॉमन फीचर्स पता होना चाहिए कि अच्छा अगर 3 जॉइंटेड लेग्स हैं तो उसके लिए हम एक अलग ग्रुप बना देंगे जिसको इंसेक्ट बोलेंगे। ठीक है ना। This help in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of other kind of organism. अब भाई स्कूल में जैसे 5th क्लास के बच्चे 6th क्लास के बच्चों से अलग है क्योंकि ये 5th क्लास के हैं, ये 6th क्लास के हैं, ये 4th क्लास पास करके आए, ये 5th क्लास पास करके आए। सेम इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म रखे हैं हमने, तो जो एक ही ग्रुप में है उनमें तो आपस में सिमिलरिटी है तभी तो एक ग्रुप में है, और जो अलग अलग ग्रुप में है मतलब इनमें आपस में कुछ डिसिमिलरिटी है
तभी तो ये अलग अलग ग्रुप में है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है, हमें डिफरेंस करने में मदद मिल जाती है ग्रुपिंग करने की वजह से, क्लासिफिकेशन करने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को लेकर के। स्पीसीज ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। बोला गया है कि कुछ इंडिविजुअल का ग्रुप जो है उसको आप एक साथ रख सकते हो, मतलब एक स्पीसीज में आ सकता है अगर उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज उनमें प्रेजेंट हो। जैसे हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस है, ठीक है ना, तो हम सब ह्यूमन में सिमिलरिटीज है, इसलिए हमको एक ही स्पीसीज में रख दिया गया है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज। बाहर से जो फीचर्स दिख रहे हैं उनके बेसिस पर भी हम एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे गाय को भैंस से डिफरेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। गाय के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अलग है, भैंस के अलग हैं। लेट अस कंसिडर, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो, ये तीनों अलग अलग। पैंथेरा लियो लोयन का साइंटिफिक नेम है, सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का होता है, ठीक है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category। स्पीस से बड़ी यूनिट क्या है? जीनस है। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है तो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा भी है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक जीनस में एक स्पीसीज या एक से ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है। तो जीनस में वो ही स्पीसीज आएंगी एक जीनस में जिसमें आपस में क्या है? सिमिलरिटीज। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजेना। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझो, पैंथेरा लियो लोयन का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है। हमें पता है लोयन अलग होता है और टाइगर जो है वो अलग होता है, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, लेकिन दोनों का जीनस जो है ना वो कॉमन है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो ही स्पीसीज एक जीनस में आएंगी जिनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। स्पीसीज का नाम अलग से नहीं लिखा जाता है, जीनस के साथ में लिखा जाता है। जीनस क्या होता है? जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। एक जीनस को दूसरे जीनस से आप कैसे डिफरेंस करोगे? इस जीनस में जो भी स्पीसीज आएंगी उनके फीचर सिमिलर हैं और इस जीनस में जो स्पीसीज आ रही है उनके कैरेक्टर्स अलग हैं। We can say that genera are aggregate of closely related species. Potato and brinjal, two different species, but both belong to the Solanum. Lion, leopard and tiger with several common features are all species of genus Panthera। तो आप देख लो तीनों का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं इन तीनों का जीनस सिमिलर है। तीनों वैसे अलग अलग हैं लेकिन तीनों के में कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो इनका जीनस क्या है? सिमिलर है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। फेलिस में आता है कैट, तो कैट जो है वो अलग है पैंथेरा जीनस से। नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अब जीनस मिलकर के फैमिली बनाएगा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। देखो जीनस और स्पीसीज कंपैरिजन करें तो थोड़ी कम सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जो जीनस है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। Families are characterized on basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। अगर हमें प्लांट स्पीसीज को क्या करना है? फैमिली में रखना है, तो हम दोनों तरीके के फीचर्स को देखते हैं, वेजिटेटिव फीचर्स को, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को। रिप्रोडक्टिव फीचर्स का मतलब ये होता है प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। और वेजिटेटिव फीचर्स का मतलब ये होता है जैसे कि लीफ हो गई, ब्रांच हो गई, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं।
Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. और एनिमल्स में अगर हम देखें तो पैंथेरा जो जीनस है जिसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, इसके अलावा जो जीनस फेलिस है जिसमें कैट आती है, ये दोनों ही जीनस जो है वो फेलिडी फैमिली में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो कैट और डॉग के जो फीचर्स उन दोनों को अगर हम देखें तो उनमें आप कुछ सिमिलरिटीज देखोगे और कुछ डिफरेंसेस देखोगे। इसी की वजह से इन दोनों की फैमिली कैट और डॉग की फैमिली जो है वो अलग अलग होती है। फेलिडी जो है वो तो कैट की आ जाएगी और कैनिडी जो है वो डॉग की फैमिली आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. ये तीन कैटेगरी जो आपने देखी उसमें आपने देखा कि सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं उनके बेसिस पर इनको बनाया गया है। Generally, order and other higher taxonomy categories are identified based on the aggregate of characters. इनमें तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स, इनमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो है उनको बनाया गया है। Order being a higher category is the assemblage of family. ये तो मैंने बता ही दिया कि 7 कैटेगरीज में स्पीसीज मिल करके जीनस, जीनस मिल करके फैमिली, फैमिली मिल करके ऑर्डर बनाएंगी। The similar characters are less in numbers as compared to different genera included in a family. ठीक है, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral characters. ठीक है, तो सोलनेसी जो अभी हमने फैमिली पढ़ी जिसमें कौन कौन आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा, नाइग्रम मकोई आ जाएगी, ये सब सोलनेसी फैमिली में आते हैं। लेकिन धतूरा, पेट्यूनिया जो अलग अलग क्या थे, जीनस थे, वो भी सोलनेसी फैमिली में ही आते हैं और इनको हम पोलीमोनियल्स ऑर्डर में रखते हैं। कैट की फैमिली फेलिडी, डॉग की फैमिली कैनिडी, दोनों की फैमिली अलग है लेकिन दोनों का जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे चीजें रिलेटेड होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे, क्लास। ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. अब देखो टाइगर, कैट और डॉग ये हमसे कितने अलग हैं, लेकिन लास्ट में ये हमारी ही क्लास में आ गए मैमेलिया में, जिसमें हम हैं जिस क्लास में, उसी क्लास में क्या आ गए, टाइगर, कैट एंड डॉग। मतलब इनकी स्पीसीज अलग है, इनका जीनस अलग है, इनकी फैमिली अलग है, इनका ऑर्डर जो है वो अलग है, लेकिन लास्ट में ये हमारी ही क्लास में आ गए मैमेलिया में। फाइलम की अगर हम बात करें, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम। बोला गया है कि जैसे क्लास जो है मैमेलिया है वैसे ही अदर क्लास होती हैं, तो ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, फाइलम बना रहे हैं। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. सारे के सारे कोडेटा में वो आ रहे हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है और हम कोडेटा के पार्ट है। मतलब एम्फीबिया, फ्रॉग भी इसी में आएगा और कोडेटा में हम भी इसी में आएंगे, बर्ड्स जो हैं वो भी इसी में आएंगे, रेप्टाइल्स भी इसी में आएंगे, फिशेज भी इसी में आएंगी। इसी तरीके से और जो हैं वो फाइलम होते हैं, हमें पता है एनिमल किंगडम को हम 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं। सबसे हायर फाइलम जो है वो कोर्डेटा होता है, तो जो अदर फाइलम है वो भी प्रेजेंट होते हैं। In case of plants, classes with these few similar characters are assigned to a higher category called division. अगर हम प्लांट को कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसमें क्लास मिलकर के क्या बनाती है, डिवीजन बनाती है। किंगडम की अगर हम बात करें, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, अभी मैंने बताया कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं, तो ये सारे 11 फाइलम मिलकर के क्या बना रहे हैं, एनिमल किंगडम बना रहे हैं। असाइन टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो सारे फाइलम जो अलग अलग टाइप के फाइलम हैं वो सब मिलकर के किंगडम एनिमलिया उन्होंने बना लिया। सेम इसी तरीके से अलग अलग डिवीजन मिलकर के क्या बना लेते हैं, किंगडम प्लांटी। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant
किंगडम। तो हम दो ग्रुप जो हैं वो इनको रेफर कर सकते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with the species in figure 1.1। तो यहाँ पे ये जो फिगर जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया उसी के बारे में बोला गया है कि इसमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को बताया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। However, taxonomists have also developed sub categories in this hierarchy। अब ये जो कैटेगरीज है ना, इसमें कुछ सब कैटेगरीज होती है, जैसे जीनस और स्पीसीज के बीच में जो है वो सुपर स्पीसीज हो सकती है, सब जीनस हो सकता है। तो इस ऐसी वाले टर्म अगर आए तो आपको सेकंड टर्म पे फोकस करना है। अगर इससे आगे, इस टर्म से आगे 7 कैटेगरीज तो यही रहेंगी, इनके आगे सब और सुपर लगा सकता है। तो अगर सुपर स्पीसीज टर्म लिखा हुआ है या सुपर जीनस टर्म लिखी हुई है, तो जो भी कैटेगरी है उसके अगर सुपर वर्ड है तो उससे ऊपर आएगा और सब है तो उसके नीचे आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सब जीनस है तो जीनस के नीचे, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि सब जीनस कैटेगरी जो है वो कहाँ पर रखी जाएगी, तो स्पीसीज और जीनस के बीच में रखी जाएगी। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ टेक्सोनोमिस्ट ने सब कैटेगरीज को भी डेवलप किया है ताकि ये जो वेरियस टेक्सा है इनको और ज़्यादा अच्छे से हम अरेंज कर पाएँ। Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing, and lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं, जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। लोअर टैक्सा में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा शेयर होते हैं। Higher the category, greater is difficulty of determining the relationship of the taxa at the same level। आप एनिमल किंगडम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तब ये चीज़ मैं बोलूँगी और आपको समझाऊंगी भी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उसी एनिमल किंगडम में हम आ रहे हैं और उसी एनिमल किंगडम में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी आ रहा है जिसका कोई मतलब एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, उसकी बॉडी में कैविटी भी नहीं बनी है, माउथ भी ढंग से नहीं बना है, वो भी एनिमल में आ रहा है। ठीक है ना। तो जब आप हायर लेवल पे जाते हो, हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में जाते हो, तो आप ये ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें आपको एक वंडर फील होता है कि ये इसी में आएगा। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पर, उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन जब उनको हम अच्छे से रिलेट करके देखते हैं तब Hence the problem of classification becomes more complex। और इसी की वजह से जो क्लासिफिकेशन जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म की उनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के साथ में लिख रखा है। तो एक तो है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। ये चारों जो नेम है ये याद करने हैं। मैन का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है। तो होमो मतलब जीनस हो गया, सेपियंस मतलब जो है वो क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। ओके। हमारी फैमिली जो है वो होमिनिडी है, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, क्लास हमारी मैमेलिया है, फाइलम हमारा कोर्डिटा है, और किंगडम या दे नहीं रखा तो किंगडम हमारा एनिमेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम, मस्का जीनस, डोमेस्टिका स्पीसीज नेम, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम जो है वो हमारा फाइलम जो है हाउस फ्लाई का हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है। और किंगडम जो है वो इसमें भी एनिमेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज नेम, और फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास जो है डाइकोटिलिडनी, फाइलम जो डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी, और किंगडम जो है वो प्लांटी हो जाएगा। वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस, एस्टिवम स्पीसीज, ट्रिटिकम जीनस हो गया, पोएसी फैमिली हो गई, पोइल्स ऑर्डर हो गया, मोनोकोटिलिडनी क्लास हो गई, एंजियोस्पर्म जो है वो डिवीजन हो गया, और किंगडम जो है वो क्या हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। तो ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट होता है और अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी है लिविंग की। Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remain unknown। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस की संख्या में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको डिस्क्राइब कर दिया है, बट फिर भी लार्ज नंबर जो है वो अभी भी अननोन है।
The very range of organism in terms of size, color, habit, physiological and morphological features make us seek the defining feature of living organism. बोला गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साइज में, कलर में, हैबिटाट में, फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रेंज है। ये सारी रेंज देख करके लिविंग की हमें उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए कि लिविंग किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स and diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organism. अब इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, तो बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल, कुछ प्रिंसिपल, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को लेकर के डेवलप किए हैं। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज आस्पेक्ट इज रेफर्ड टू टेक्सोनॉमी। इन सारे कामों के लिए साइंस की जो ब्रांच डील करती है इन सारे कामों को, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। Taxonomic studies of various species of plant and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. अच्छा, टेक्सोनोमी का यूज करके हम लिविंग को स्टडी कर रहे हैं, तो ये इस लिविंग का, इन लिविंग का हमारे अलग अलग सेक्टर में बहुत काम है। The basics of taxonomy, like identification, naming, and classification of organisms, are universally evolved under international codes. तो ये सारे जो स्टेप हैं वो कुछ इंटरनेशनल कोड, लॉ डिसाइड किए गए हैं, उनके अंडर होते हैं। बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंसेज एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेज, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. हम कन्फ्यूजन ना हो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक यूनिक बायोलॉजिकल नेम दे सके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर। An organism represent occupies a place or position in the system of classification. क्लासिफिकेशन के सिस्टम में एक प्लेस और पोजीशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की। There are many categories rank which are generally referred to taxonomic categories or taxa. All the taxonomic categories constitute a taxonomic hierarchy. ठीक है, तो चैप्टर में जो हमने पढ़ा वही यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसी का कंक्लूजन दे रखा है। तो ये हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू।